हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया 25 जुलाई के बाद शुरू होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस बार 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप कैसा रहेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मेधा अंकों की सूची कैसे बनेगी, इत्यादि संबंधित मुद्दों से इस वीडियो पर हम विशेष रूप से चर्चा करना चाहेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, तो हमारे लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप कैसा होगा ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। कौन कौन सा हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और मेधा अंकों की सूची कैसे बनेगी, इन सभी मुद्दों को हमें विस्तार से जानना होगा। आइए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको वीडियो क्लियर नज़र आए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप कैसा रहेगा। यहाँ मैं एक आवेदन पत्र तैयार किया हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आवेदन पत्र। नगर प्रखंड पंचायत शिक्षक प्रशिक्षित कक्षा 1 से 8 के पदों पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र। पहले नंबर पर हम देख लेते हैं साथियों, लिखा है नियोजन हेतु आवेदित नगर प्रखंड पंचायत का नाम। जी हाँ, इसमें आपको जिस नगर पंचायत प्रखंड में आप भरेंगे उसका नाम आपको यहाँ लिखना होगा। दूसरा है साथियों शिक्षक की कोटि। नगर शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक, आप किस विभाग के टीचर बनना चाहते हैं वो आपको यहाँ टिक करना होगा साथियों। जो लागू हो उसे टिक करें। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। सेकंड नंबर, शिक्षक की कोटि, नगर शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक, जो भी आप होंगे लेना चाहेंगे उसमें आपको टिक करना होगा। तीसरा पॉइंट देख सकते हैं साथियों आप, नियोजन का विषय। क में लिखा है कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य शिक्षक, उर्दू शिक्षक या बांग्ला शिक्षक, जो आप बनना चाहें। ख में देख सकते हैं साथियों कक्षा 6 से 8 के लिए गणित विज्ञान और विज्ञान सामाजिक, यानी साइंस के टीचर बनना चाहेंगे या सोशल साइंस के, जो भी आपका होगा साथियों उसमें आप टिक करेंगे। इसके यहाँ से देख सकते हैं साथियों भाषा में आप हिंदी से हैं, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, जिस विषय के आप शिक्षक होंगे उसमें आपको टिक करना होगा। इधर बगल में साथियों आपको एक हाल का पासपोर्ट साइज स्वाभिप्रमाणित फोटो संकलित करना होगा, यानी कि फ्रेंड्स आपको अटेस्टेट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों स्वाभिप्रमाणित फोटो आपको यहाँ पर लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 4 नंबर में देखते हैं अभ्यर्थी का नाम। हिंदी में देख सकते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, दोनों में आपको अपना नाम लिखना होगा। 5 नंबर में आप को में देख सकते हैं साथियों पिता का नाम, और ख में माता का नाम, ये आपको भरना होगा। छठे पॉइंट में आपको डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि आपको लिखना होगा साथियों। 7वां नंबर पर हम बाद में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। 8वें पॉइंट पर हम बात करते हैं लिंग। यदि आप पुरुष है या महिला तो उसमें आप टिक करेंगे। 9वां पॉइंट में साथियों हम बात करेंगे अस्थाई पता, ग्राम, मोहल्ला, सड़क, शहर, थाना, जिला, पिन कोड इत्यादि, ये आपको भरना होगा फ्रेंड्स। 10 नंबर पॉइंट पर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पत्राचार का पता, ग्राम, मोहल्ला, सड़क, शहर, थाना, जिला, पिन कोड, ये आपको लिखना होगा फ्रेंड्स। 11 नंबर में फ्रेंड्स कोटि का जिक्र है, इसे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर दिया हूँ। 11 नंबर में कोटि, शिक्षक की जो कोटि है फ्रेंड्स, अनारक्षित या आरक्षित। 12 नंबर पॉइंट में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आरक्षण का कोटि क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
अनुसूचित पिछड़ा वर्ग या सिर्फ पिछड़ा वर्ग, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। जी हाँ साथी, जो भी होंगे उसमें आप टिक करेंगे। मान लीजिए कि अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं तो इसमें आपको वो टिक करना होगा। जो भी आपका होगा फ्रेंड्स उसे आप टिक करेंगे अपने हिसाब से। 13 नंबर के पॉइंट्स में देख लेते साथियों। तो उसका का पॉइंट है, यदि विकलांग हो तो दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अस्थिंजनय, निशक्त, जो भी आपका होगा, जिस कोटि की विकलांगता होगी उसे आपको टिक करना होगा फ्रेंड्स। यदि आप दृष्टिबाधित हैं तो आप दृष्टिबाधित में, यदि श्रवणबाधित है तो उसमें आपको टिक करना होगा। जो भी आपकी कोटि होगी विकलांगता की उसी के अनुसार आपको यहाँ पर टिक करना होगा। खा में देखते हैं फ्रेंड्स, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है का पोता पोती नाती नतनी जो लागू हो उसे टिक करेंगे। जी हाँ साथियों, स्वतंत्रता सेनानी के जो भी है पोता पोती नाती नतनी उसमें आपको यहाँ पर टिक करना होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि एक ही बार में आपको फ्रेंड्स नजर आ जाए। देख सकते हैं साथियों आप शैक्षणिक योग्यता में, तो पहले नंबर पर आप देखेंगे यहाँ माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, स्नातक, स्नातक प्रतिष्ठा। तो अब आप फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे कि माध्यमिक कॉलम में जो आपको दिया गया है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय महाविद्यालय का नाम, बोर्ड परिषद विश्वविद्यालय का नाम, जो भी आप जिस बोर्ड से किया है, जिस विश्वविद्यालय से किया है, ये इस कॉलम में आप भरेंगे फ्रेंड्स। उत्तीर्ण होने का वर्ष, जिस साल आपने पास किया वो भरेंगे। कुल पूर्णांक, कुल प्राप्तांक, प्रतिशत अंक, तो जिस वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है वो आप भरेंगे। कुल पूर्णांक, टोटल नंबर कितना था वो, आपने कितना नंबर लाया वो, और कितना प्रतिशत बन रहा वो आपको यहाँ पर भरना होगा। इसी तरह फ्रेंड्स उच्चतर माध्यमिक में जो आया होगा वो उच्चतर में भरेंगे, जो स्नातक कोटि में है वो स्नातक कोटि में आपको यहाँ भरना है सभी कॉलम को। इसी तरह अब फ्रेंड्स यहाँ बात कर लेते हैं, तो कुल प्रतिशत अंकों का योग वो आपका आ जाएगा फ्रेंड्स। शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी जो आप सीटेट बीटेट किए होंगे फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पर भरना होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट बीटेट के यहाँ पर कुल अंक आपको भरने होंगे फ्रेंड्स। सीटेट में आपने कितना मार्क्स लाया है या बीटेट में आपने कितने मार्क्स लाए हैं, यही दोनों के मार्क्स को आपको यहाँ पर फ्रेंड्स भरने हैं। इसे मैं जूम कर दिया हूँ फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह देख सकते हैं। अब बात करें साथियों, भाग ख कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, तो वो जो यहाँ पर भरेंगे प्रतिशत अंकों का कुल योग और डिवाइडेड 3 कक्षा 1 से 5 के लिए, फिर यहाँ पर मेधा अंक उनका बनेगा फ्रेंड्स। इसी तरह फ्रेंड्स प्रतिशत अंकों का कुल योग भागा 4 कक्षा 6 से 8 के लिए। जी हाँ साथियों, कक्षा 6 से 8 के लिए 4 से डिवाइड करना होगा, फिर यहाँ पर आपका मेधा अंक बन जाएगा फ्रेंड्स। कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से भागा देना है और कक्षा 6 से 8 के लिए 4 से भागा देना। इसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में प्राप्त प्रतिशत अंक के अनुसार वेटेज अंक। जी हाँ साथियों, जो वेटेज मिलेगा वो यहाँ पर आपको भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनाएं सही है। किसी प्रकार की सूचनाएं गलत पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। स्थान
तिथि आवेदक का हस्ताक्षर। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। प्राप्त रसीद की बात कर लें साथियों, तो यहाँ पर श्री, सुश्री, श्रीमती, पंचायत से प्रखंड शिक्षक प्रशिक्षित पद पर नियोजन हेतु विविध पत्र में आवेदन प्राप्त किया गया है, जिसकी प्राप्ति संख्या जो भी होगा यहाँ पर भरा जाएगा। प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम मुहर के साथ रहेगा फ्रेंड्स। और ये आज जो जिस डेट में आप देंगे उसका यहाँ पर दिनांक लिखा जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये आवेदन प्रपत्र तो आपने देखा कि ये आवेदन प्रपत्र जो है छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया शुरू हुई थी वो उसकी है। अब इस बार सातवें चरण की बहाली जो होगी फ्रेंड्स ऑनलाइन होगा। तो अब ऑनलाइन का आवेदन पत्र का प्रारूप कैसा होगा फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बता दूं कि जो छठे चरण में आवेदन पत्र का प्रारूप था उसमें से थोड़ा सा चेंजिंग होकर के सातवें चरण का आवेदन पत्र का प्रारूप तैयार किया जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं बता दूं आपको कि इसमें से कौन कौन से छठे चरण के पॉइंट हट जाएंगे और कौन कौन से छठे चरण के पॉइंट सातवें चरण में भी रहेंगे। साथियों, सबसे पहले हम बात कर लें पहले पॉइंट पर। पहले पॉइंट पर नियोजन हेतु आवेदित नगर प्रखंड पंचायत का नाम, ये छठे चरण में प्रारूप था। तो इस बार ऑनलाइन परीक्षा, इस बार ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, तो ये कॉलम नहीं रहेगा साथियों, क्योंकि एक ही आवेदन लिया जाएगा, इसलिए ये कॉलम नहीं रहेगा। वैसे अब देखना है कि आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है। दूसरा पॉइंट साथियों, शिक्षक की कोटि, नगर शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक। अब ये देखना है कि आयोग इस कॉलम को ऑनलाइन आवेदन पत्र में रखता है या नहीं रखता है। तीसरा पॉइंट है साथियों नियोजन का विषय, ये तो ऑनलाइन आवेदन में रहेगा ही साथियों। क नंबर में आप देख लें कक्षा 1 से 5 के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य, उर्दू, बंगला, ये ऑनलाइन में भी रहेगा साथियों, ये बदलेगा नहीं। ख में आप देख सकते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा विषय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, ये भी सातवें चरण के ऑनलाइन आवेदन पत्र का जो प्रारूप रहेगा ये भी कॉलम चेंज नहीं हुएगा साथियों, ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं साथियों 4 नंबर अभ्यर्थी का नाम, ये भी आपको ऑनलाइन आवेदन में भरना पड़ेगा साथियों, ये भी पॉइंट, ये कॉलम भी चेंज नहीं होगा। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, ये तो रहना ही रहना है साथियों, चाहे वो हम ऑफलाइन के माध्यम से भरे या ऑनलाइन के माध्यम से भरे। तो इस बार बहाली सातवें चरण के ऑनलाइन के माध्यम से होगा, इसलिए ये चौथा नंबर कॉलम नहीं बदलेगा साथियों। इसी तरह 5वां नंबर में देख लेते हैं साथियों, को में दिया है पिता का नाम, खो में दिया है माता का नाम। तो ये पिता का नाम और माता का नाम ऑनलाइन आवेदन में भी रहेगा, इसलिए ये पॉइंट ऑनलाइन में नहीं बदलेगा साथियों, ये तो आपको भरना ही भरना पड़ेगा। इसी तरह छठे में पॉइंट में देख लेते हैं साथियों, तो जन्म तिथि की बात हो रही है, डेट ऑफ बर्थ की बात हो रही है, तो ये भी ऑनलाइन में आवेदन पत्र के प्रारूप में रहेगा, ये पॉइंट भी, ये भी नहीं बदलने वाला है साथियों। बात कर ले साथियों 7वां नंबर कि 1 अगस्त 2019, ये छठे चरण का आवेदन पत्र है साथियों। लेकिन आप जब भरेंगे सातवें चरण में ऑनलाइन में, तो जो भी कट ऑफ डेट होगा, लास्ट कट ऑफ डेट, वो यहाँ पर 7वें पॉइंट में किया जाएगा साथियों। जो भी आयोग के द्वारा हमें लास्ट कट ऑफ डेट शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें भरना पड़ेगा, वर्ष, माह, दिन। तो साथियों ये भी ऑनलाइन आवेदन पत्र में ये कॉलम नहीं बदलेगा, बल्कि ये कॉलम रहेगा और हमें इसे फुलफिल करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं साथियों 8वें पॉइंट की। 8वें पॉइंट में बात कर लेते हैं साथियों, तो लिंग पुरुष या महिला, ये भी ऑनलाइन में
कॉलम रहेगा साथियों, ये भी चेंज नहीं होगा। ये तो रहे, चाहे हम कोई भी फॉर्म भरते हो उसमें हमें पुरुष महिला हमें दर्शाना पड़ता है साथियों। अब बात कर ले साथियों 9वें पॉइंट की, तो ये भी ऑनलाइन में चेंज नहीं होगा क्योंकि ये अस्थाई पता, ग्राम, मोहल्ला, सड़क, शहर, थाना, जिला हमें इसमें भरना है साथियों। तो ऑनलाइन में ये भी 9वां पॉइंट भी नहीं बदलेगा। इसी तरह साथियों 10वां पॉइंट देख लेते हैं। तो पत्राचार की बात हो रही है यहाँ पर 10वां पॉइंट में, तो ग्राम, मोहल्ला, सड़क, शहर, थाना, जिला ये भी ऑनलाइन में चेंज नहीं होगा, ये भी पॉइंट रहेगा ऑनलाइन के आवेदन पत्र में साथियों। अब 11वां नंबर की बात कर ले साथियों अगर हम, तो कोटि, तो जो भी कोटि होगा आपका अनारक्षित में है या आरक्षित में है तो ये भी ऑनलाइन में नहीं बदलेगा साथियों। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रहेगा ऑनलाइन में। जिस तरह छठे चरण में था उसी तरह 7वें चरण में भी रहेगा साथियों, कोटि अनारक्षित या आरक्षित। इसी तरह साथियों 12वें नंबर पॉइंट की बात कर लें, तो आरक्षण की कोटि की बात हो रही है साथियों। तो आप देख सकते हैं आरक्षण की कोटि ये भी ऑनलाइन में रहेगा, जो भी आपके आरक्षण की कोटि है फ्रेंड्स, ये अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है या अनुसूचित अति पिछड़ा वर्ग है साथियों, या सिर्फ पिछड़ा वर्ग है या आर्थिक रूप से कमजोर है, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है, तो जो भी कोटि होगी आरक्षण की वो भी यहाँ पर रहेगा साथियों। तो ऑनलाइन में ये भी नहीं बदलने वाला है। तो 12वां नंबर पॉइंट भी ऑनलाइन आवेदन पत्र में रहेंगे साथियों। 13 नंबर के पॉइंट की बात कर ले साथियों, तो यदि विकलांग हो तो दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, अस्थिजन्य, निशक्त, तो ये भी ऑनलाइन में आवेदन पत्र में ये भी कॉलम रहेगा साथियों। 13वां नंबर का पॉइंट भी नहीं बदलने वाला है ऑनलाइन आवेदन पत्र में। खा में देख सकते हैं साथियों, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है का पोता पोती नाती नतनी जो लागू हो, तो ये भी फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन पत्र में पॉइंट नहीं बदलने वाला, ये भी पॉइंट रहेगा ऑनलाइन आवेदन पत्र में। अब बात कर लेते हैं साथियों शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन पत्र में भी रहेंगे, वो भी नहीं बदला जाएगा। माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, स्नातक, स्नातक प्रतिष्ठा, तो ये भी ऑनलाइन में फ्रेंड्स रहेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स पर शैक्षणिक योग्यता, विद्यालय, महाविद्यालय का नाम, तो ये सब भी फ्रेंड्स, बोर्ड परिषद, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, कुल पूर्णांक, कुल प्राप्तांक, प्रतिशत अंक, तो ये भी साथियों 7वें चरण में जो ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा शैक्षणिक योग्यता उसमें भी ये रहेगा साथियों। ये भी कॉलम चेंज नहीं होने वाला है। बस थोड़ा बहुत 7वें चरण के आवेदन का प्रारूप छठे चरण से अलग रहेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं साथियों। अब बात कर लेते हैं साथियों कुल प्रतिशत अंकों का योग, जो आपकी मेधा सूची बनेगी तो उसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपने सीटेट बीटेट किया होगा उसके भी मार्क्स को यहाँ पर रखा जाएगा साथियों। इस बार 7वें चरण में जो बात की जा रही है कि सीटेट बीटेट का वेटेज अंक नहीं दिया जाएगा, तो ये भी जानना बड़ा दिलचस्प होएगा साथियों हमारे लिए। देखना है कि शिक्षा विभाग इस पर क्या निर्णय लेता है। जैसा होगा शिक्षा विभाग के मुताबिक आपको फिर बता दिया जाएगा साथियों। अब रहे बात साथियों कि ऑनलाइन माध्यम से जो मेरिट तैयार होगा तो शिक्षा विभाग की तरफ से क्या निर्णय निकलता है कि किस प्रकार इस बार मेधा अंक बनाएंगे। यहाँ पर जो साथियों आप देख रहे हैं कि छठे चरण में जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में प्राप्त प्रतिशत अंक के अनुसार वेटेज अंक मिला था। इस बार साथियों देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या वेटेज अंक सीटेट बीटेट में मिलता है या नहीं मिलता है। 7वें चरण के अभ्यर्थियों को ये जानना बहुत जरूरी होगा साथियों। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कि 7वें चरण में जो ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप होगा छठे चरण से थोड़ा सा हटकर होगा। बाकी जो भी छठे चरण में पॉइंट्स थे वैसा ही 7वें चरण में भी हमें देखने को मिलेंगे साथियों। अब बात कर ले साथियों कि अगर सीटेट बीटेट में कि उसका वेटेज क्यों नहीं मिलेगा,
तो अगर राज्य सरकार चाहे तो सीटेट बीटेट का वेटेज अंक दे सकती है साथियों। जी हाँ, अगर शिक्षा विभाग चाहे तो इसका दे सकती है। जब हमें एकेडमिक ईयर के मार्क्स मिलेंगे तो फिर हमें सीटेट बीटेट के वेटेज अंक क्यों नहीं मिलेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल रहता है साथियों। अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि शिक्षा विभाग इस पर क्या निर्णय लेता है साथियों। वो सीटेट बीटेट के अंकों को शामिल करते हुए वेटेज अंक इस पर देते हैं या नहीं देते हैं, इसका फैसला तो अब शिक्षा विभाग के ही हाथों में है साथियों। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल सीटेट एक्सपर्ट्स को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल सीटेट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है फ्रेंड्स कि इस बार ऑनलाइन 7वें चरण की बहाली ऑनलाइन के प्रक्रिया के माध्यम से होगा। अब ऑनलाइन के में साथियों हमें एक ही आवेदन पत्र करना होगा। शिक्षा विभाग ऐसा पोर्टल तैयार करेगा कि हमें जो शिक्षक की कोटि की बात हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1, नियोजन हेतु आवेदित नगर प्रखंड पंचायत का नाम, और पॉइंट 2 देख सकते हैं साथियों, शिक्षक की कोटि, नगर शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक। क्या ये सब कॉलम ऑप्शन वहाँ ऑनलाइन आवेदन में हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये तो जब ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप शिक्षा विभाग हमें प्रोवाइड कराएगा तभी क्लियर होएगा साथियों कि क्या ये दोनों कॉलम रहेंगे या नहीं रहेंगे। और एक ही आवेदन करना होगा और उसके बाद फिर काउंसलिंग जो है साथियों, तो काउंसलिंग के लिए हमें फॉर्म, आवेदन तो हम ऑनलाइन करेंगे लेकिन काउंसलिंग के लिए हमें अपने मूल प्रमाण पत्र को लेकर के कोई एक अस्थायी जगह, डिस्ट्रिक्ट, जिला हमें बता दिया जाएगा, वहां जाकर के हमें फेस टू फेस काउंसलिंग करवाना होगा साथियों। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि काउंसलिंग भी ऑनलाइन के माध्यम से होना चाहिए। नहीं साथियों, काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन ही होगा 7वें चरण में भी साथियों। आप लोग ऐसा ना समझे कि 7वें चरण में काउंसलिंग ऑनलाइन होएगा, नहीं, आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से होगा लेकिन काउंसलिंग तो ऑफलाइन ही होगा साथियों। अब बात कर ले साथियों कौन कौन सा 7वें चरण में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं साथियों। आवश्यक मूल प्रमाण पत्र जो भी लगेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपने जो मैट्रिक में अगर बात कर ले हम, मैट्रिक की साथियों, तो मैट्रिक में जो भी आपने किया है तो उसमें आपको फ्रेंड्स एडमिट कार्ड लग जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मार्कशीट लग जाएंगे, यानी कि अंग पत्र आपको लग जाएंगे। अंग पत्र देना होगा, एडमिट कार्ड देना होगा, अंग पत्र देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स मूल प्रमाण पत्र भी देना होगा, मूल प्रमाण पत्र। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी तरह इंटर 10+2 जो आपने किया है फ्रेंड्स, उसमें आपको इंटर में आपको जो है फ्रेंड्स, इंटर का आपको एडमिट कार्ड लग जाएगा, एडमिट कार्ड, अंग पत्र, अंग पत्र, मूल प्रमाण पत्र, ये भी लगेंगे साथियों, मूल प्रमाण पत्र। अगर किसी का मूल प्रमाण पत्र नहीं आया है तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाएंगे साथियों। इसी तरह साथियों ये हो गए 1 to 5 के लिए, मैट्रिक और इंटर का 1 to 5 के लिए।
कक्षा 1 to 5 की बात कर रहा हूं मैं साथियों, जिसमें कि आपको मैट्रिक, इंटर, इनके एडमिट कार्ड लगेंगे, मार्कशीट लगेगा और मूल प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट लगेंगे। इसके अलावा जो आपने सीटेट बीटेट किया होगा, अगर आपने सीटेट किया है तो सीटेट का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट देना होगा। यदि आपने बीटेट किया है तो बीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों देना होगा फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं साथियों एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। तो इसके साथ ही साथ साथियों आपको निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। जी हाँ साथियों, निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जिसे आप आवासीय भी बोलते हैं साथियों, आवासीय प्रमाण पत्र भी बोला जाता है साथियों। निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र भी लगेगा साथियों, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा फ्रेंड्स आपको। ये दो आपको रखने होंगे फ्रेंड्स, एक निवास प्रमाण पत्र और एक आय प्रमाण पत्र। अब मैं बात करूं साथियों तो आवासीय जो है जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वो लग जाएगा, आय प्रमाण पत्र भी लग जाएगा और एक साथियों कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको पुलिस थाना एसपी ऑफिस से बनाना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं बता दूं साथियों कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत कब पड़ेगी, वो जब आपको ज्वाइनिंग और काउंसलिंग कराया जाएगा उसमें आपको पड़ेगी साथियों। और इनकम सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत आपको काउंसलिंग में पड़ेगी साथियों। तो ये तमाम तरह के दस्तावेज को आप क्लियर करा लेंगे, लेकिन ये 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। और जब आप ज्वाइनिंग लेने जाएंगे, विद्यालय में ज्वाइन करने जाएंगे, तब फ्रेंड्स आपको हेल्थ सर्टिफिकेट का भी ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी साथियों इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हेल्थ सर्टिफिकेट की। तो मैं बता दूं जब आप स्कूल में ज्वाइन करने जाएंगे तब हेल्थ सर्टिफिकेट जब आप ज्वाइन करने जाएंगे विद्यालय तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना होगा साथियों। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप 1 to 5 के बारे में आपने समझा, उसी तरह 6 to 8 के लिए भी आपको वही काम करना होगा। मैट्रिक, इंटर, उसके बाद बीए जो आपने किया है स्नातक में, उन सभी का आपको अंक पत्र, एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट, अगर आपका ग्रेजुएशन का यानी स्नातक का आपका अगर सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। जिस तरह इंटर का अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो इंटर में आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक उसी तरह स्नातक में अगर आपका स्नातक का सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। तो फ्रेंड्स जल्द से जल्द आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी तमाम दस्तावेज डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करने का प्रयास करें। अगर आपका मूल प्रमाण पत्र इंटर या स्नातक का नहीं आया है तो आप जल्द से जल्द अपने विश्वविद्यालय से प्राप्त करने की कोशिश करें, प्रयास में लगे रहें। और फ्रेंड्स आप 6 महीने 6 मंथ का आवासीय प्रमाण पत्र बना लें, इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें,
ये दोनों बहुत ज़रूरी है साथियों। इसके बिना हो सकता है कि आपको आवेदन से वंचित रखा जाए। इसलिए 6 महीने का तो कम से कम निवास प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। इसकी वैलिडिटी 6 महीने से कम की नहीं होगी साथियों। इसलिए आप निवास प्रमाण पत्र तो जल्द से जल्द और इनकम सर्टिफिकेट बना लें। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा साथियों कि ऑनलाइन आवेदन का आयोग द्वारा क्या आवेदन पत्र हमें प्राप्त होता है। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन पत्र हमें आयोग के द्वारा प्राप्त होता है, वैसे ही मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए साथियों। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सीटेट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।